नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम गणित का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए। इससे पहले हम गणित के फुल कोर्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इससे पहले हम गणित के 4 मॉडल पेपर भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित का पूरी तैयारी कर सकते हैं और गणित के 4 मॉडल पेपर जो पहले हम अपलोड कर चुके हैं उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न लिए हैं और 15 प्रश्न जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नॉर्मल प्रश्न आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्तर उनका ऊंचा है। तो अगर आपने इन 15 प्रश्नों को कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपको गणित अच्छी आती है और आपके 25 में 25 नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यहां पर जो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -5/8 से छोटी परिमेय संख्या है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शुरू के जो 5 प्रश्न हमने लिए हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से जो भी आपको आता हो नीचे फटाफट उसका उत्तर आप जरूर देते चलिए। मेरे उत्तर बताने से पहले आप नीचे कमेंट में उत्तर बता दीजिए। तो यहां पर बताना है -5/8 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, ये आपको यहां पर बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि जब किसी भी दो परिमेय संख्याओं की तुलना करनी होती है कि ये कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सबसे पहले वहां पर क्या करना होता है, सब जितने भी संख्याएं हैं उनका हर बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, हर जगह 8 है, यानी हमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही हर बराबर है। तो यहां पर हमें अब आगे क्या देखना है, यहां पर -5/8 से छोटी परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो छोटी परिमेय संख्या होगी वो माइनस में ही होगी। अगर प्लस में है तो निश्चित तौर पर वो बड़ी संख्या, अगर हम 5 माइनस का ले लें और बोल दें 1 प्लस का, तो अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी? प्लस वाली संख्या सदैव बड़ी होती, माइनस वाली सदैव छोटी होती। तो यहां पर हमें छोटी ढूंढनी है, तो यहां पर जो प्लस वाली संख्या है उनको तो आप पहले ही काट दीजिए। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन बचा 1 और 3। अब बताइए इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है -5/8 से। देखिए प्लस में क्या होता है कि जैसे 5/8 लिखा है और 7/8 लिखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, दोनों में हर बराबर है, यहां पर मैं प्लस की भी बात कर रहा हूं। तो जो ऊपर संख्या बड़ी होती है वही बड़ी हो जाती है, लेकिन जो माइनस का मैटर होता है, माइनस के मैटर में थोड़ा अलग होता है। अगर 5/8 है माइनस का, तो इससे जो छोटी संख्या होगी, इससे जो छोटी संख्या होगी वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी होगी, या हम कह सकते हैं जैसे -5/8 है तो -1/8 होगी वो इससे बड़ी होगी, और जो 7/8 है, -7/8 है, वो परिमेय संख्या इससे छोटी होगी। तो ये चीज हम क्लियर है कि जैसे जो प्लस होता है तो ये 5 है, ये 7 है, तो यहां पर 7 बड़ा होता है। लेकिन यहां पर जब बात आती है माइनस की, तो यहां पर जो संख्या छोटी होती है एक्चुअल में वही संख्या बड़ी होती है। तो यहां पर अगर -5 और -7 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो वो बड़ी है -5। याद रखिएगा। आपको मैं एक और तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये संख्या रेखा होती है, ठीक है, संख्या रेखा है। अब बीच में हमने लगा दिया 0, इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, और लेफ्ट साइड जाते तो -1, -2, -3, -4। तो आपने ये देखा जब भी हम इधर बढ़ते हैं तो ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और जब इधर बढ़ते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। तो यानी जब -1 को हम देखेंगे और -4 को देखेंगे तो इधर जा रहा है ना, तो ये क्या है, -4 छोटा होता है और -1 बड़ा होता है। तो इस संख्या रेखा से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी। तो यहां पर जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा -7/8। अगला यहां पर जो प्रश्न है 9, 15, 24 का लासा निकालो। तो 9, 15, 24 का लासा निकालना बेहद आसान है। 9 लिख लेते हैं, कॉमा 15, कॉमा 24। अब इसको निकाल लेते हैं, 2 से भाग देंगे, ये कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 12,
ठीक है, अब फिर से 2 से काटेंगे, 9 कटेगा नहीं, 15 और ये 6। इसी तरह 2 से फिर से काटेंगे, 9, 15 और 3। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो आएगा 3 तिया 9, 5 से कटेगा नहीं, 3 एकम 3 और फिर से 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 फिर 5 से काटेंगे सब 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूना 4, ठीक है, और 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 और ये 3 तिया 9 हो गए, तो 40 गुणे 9 होता है आपका 360। यानी इसका जो लासा आएगा आपके सामने 360 आएगा। अगर आपने 360 निकाल लिया है तो निश्चित तौर पर यह बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको मालूम होती है ना कि जो किसी से नहीं कटती है वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे हम यहां पर बात करें 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 81 और 83। जो आपका 81 है ये संख्या 3 से कट जाती है, तो इसका मतलब ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है 83 और 87। जो आपका 87 है वो 3 से कट जाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर हमें अभाज्य संख्या बतानी है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी जो किसी से ना कटती हो। बात करें 81 और 89, अभी मैंने बताया 81 कट जाता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर 4 जो है 83 और 89। 83 और 89 ऐसी संख्या हैं जो अभाज्य हैं और 80 और 90 के बीच में, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 83 और 89। अगला प्रश्न जो है 12 माइनस ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 12 डिवाइड बाय 3। ऑप्शन आपके सामने 4 रखे, 21, 9, 3, इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए। यहां पर हम इसको करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करनी होगी। हमें वो नियम मालूम है ना, BODMAS, बॉड मॉस का नियम। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें को सॉल्व करेंगे। 12 और ब्रैकेट के अंदर अगर आपको चिन्ह मिल जाए माइनस का और भाग का यानी डिवीजन का, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी यहां पर सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन वाले को, यानी 12 डिवाइड बाय 3। 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 13 माइनस 4 हो गया। अब 12 माइनस ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 4 कितना होगा, 9। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 12 माइनस 9। 12 माइनस 9 कितना होता है, 3। तो ये समझ गए आप, 12 माइनस 9 कितना होता है, 3। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो प्रश्न यहां पर है a बराबर 5 b बराबर 9, तो a प्लस बी माइनस 14 का मान ज्ञात करो। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। a और b की वैल्यूज यहां रख देनी है और आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे हम a की जगह हम 5 रख देते हैं प्लस, और b की जगह हम 9 रख देते हैं, 9 माइनस 14। अब प्लस वाले जोड़ लीजिए, 5 और 9 होता है 14, माइनस 14, ये कट जाएंगे, उत्तर आपका आएगा 0। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ये चीज समझ गए, तो ये आपके 5 बहुविकल्पी हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है। महिलाओं की संख्या 2x प्लस yx माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है कि मान के चलिए कि पुरुष हैं यहां पर 10 और महिलाएं हैं 6। अब ये बताइए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो हम क्या करते हैं, 10 माइनस 6 कर देते हैं, 4 उत्तर आ जाता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वही यहां पर करना है, पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या को घटा देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं पुरुषों की महिलाओं से अधिक संख्या, पुरुषों की संख्या लिख दी, ये यहां दे रखी, माइनस महिलाओं की संख्या दे रखी, ये महिलाओं की संख्या होगी। अब दोनों को आप घटा दीजिए। सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ चिन्ह बदल गए, ये 2x माइनस का हो गया, yx माइनस का हो गया, 2y माइनस का था ये प्लस हो गया, क्योंकि चिन्ह बदल गए, बाहर ब्रैकेट के माइनस चिन्ह लगा है। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, जो जो कटने पिटने लायक है उसको काट लीजिए कायदे से। देखिए यहाँ पर 6xy माइनस
वाई एक्स, या हम कह सकते हैं माइनस एक्स वाई है। तो 6x में एक एक्स वाई घट जाएगा तो बचेगा 5x, और 5y² का कोई जोड़ा नहीं तो 5y² ऐसे ही लिख दिया, -8z ऐसे ही लिख दिया, -2x ऐसे ही लिख दिया, +2y ऐसे लिख दिया। इनको ऐसे ही इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इनका कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर मौजूद नहीं जिससे हम इसको घटा सकें या जोड़ सकें या गुणा कर सकें। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। सीधा आप इस तरह कर देंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न है, कई बार करा चुका हूं। अगर ये आपका गलत हो गया तो ये मान के चलिए आपकी पढ़ाई हो गई बेकार। इतना आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाइए, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहां पर हमने दे रखा है 15, ऊंचाई दे रखी है 8। सीधा आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 चौको 8, 15 चौको 60 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपके सामने निकल के आ गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग जरूर लगाएंगे। अगर वर्ग नहीं लगाएंगे तो मान के चलिए कि अगर आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर कट जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष बचता है, संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, जैसा प्रश्न में कह रहे हैं सीधा वैसा ही हम फॉलो करते चले जाएंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए, मानते हैं हम वह संख्या है x। अब उसमें बोला जा रहा है संख्या के 1/3 भाग में उसका 1/4 भाग घटा दो। तो वही यहां पर किया गया है, x का 1/3 भाग ये हो गया, उसमें से x का 1/4 भाग घटाया जा रहा है और हमें 4 मिल रहा है। सीधा समीकरण बन गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 और 4 का ले लीजिए लासा, वो हो गया 12। अब 3 चौके होता है 12, तो 4 एकम 4, 4x हो गया। अब यहां पर 4 है, 4 तियां 12, तो 3 एकम 3 ये लिख दिया यहां पर। तो 4x - 3x बटे 12 बराबर 4। अब ये 12 बराबर के उस तरफ चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया। 4x - 3x ये लिखा, 4x - 3x करेंगे तो आएगा x, यानी 1x, और 12 चौको होता है 48। तो यहां पर आप समझ गए कि वह संख्या कौन सी है, x जो है वो निकल के आ गई 48। उत्तर होगा आपका, वह संख्या है 48। अगला जो प्रश्न है, 2 समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है, जिसमें ACB बराबर PRQ बराबर 40 है। यानी समकोण त्रिभुज हैं तो दोनों में 90-90 डिग्री तो एक एक होगा ही, यानी एक कोण पहले से ही बराबर है, दूसरा कोण ये है यहां पर बराबर दे रखा है। तो अब हमें सर्वांग सम होने के लिए केवल 3 चीजें चाहिए। या तो ये मान चलिए इसमें 2 एंगल तो बराबर दे ही रखा है और एक भुजा दे रखा है। तो अब भुजा दे रखा है तो हमें उसी के सापेक्ष दूसरे त्रिभुज में भुजा को भी बराबर कर देना है। क्यों करना है, सबसे बड़ी बात यहां हम इसको बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ ये सर्वांग सम त्रिभुज है, और सर्वांग सम त्रिभुज के लिए हमें कोई 3 कंडीशन चाहिए। या तो एंगल साइड बराबर हो, या तो साइड एंगल बराबर हो, या तो एक एंगल और 2 साइड बराबर, किसी भी तरह से 3 चीजें हमें बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल तो बराबर हो ही गया, और दूसरा 40 ACB और PRQ 40 है, तो ये दूसरी चीज हमें मिल गई। अब तीसरी चीज यहां पर बता रहे हैं AB बराबर 3 है तो भुजा PQ बराबर बताइए कितना होगा। तो जब 2 चीजें बराबर हैं और ये सर्वांग सम है तो AB बराबर 3 है, ये AB है, इसकी भुजा 3 दे रखी, तो जो PQ होगा वो भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह हमने लिखा है। ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, दोनों त्रिभुज समकोण हैं, यानी 90-90 दोनों में होगा। एक कंडीशन तो 90 वाली मिल गई, दूसरी कंडीशन 40 वाली मिल गई, यानी A और ये A और ये जो AB है ये S, यानी इन तीनों कंडीशन से सर्वांग सम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो ये चीज आप समझ गए, AB बराबर 3 है तो PQ बराबर भी 3 होगा यहां पर। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, x² + 7x⁵ + 1/7x³ × 7x, यदि x बराबर 1 है तो इसको सॉल्व करना है आपको, ये बताना है यहाँ पर। तो 1 हम रख देते हैं हर जगह x की वैल्यू, यहाँ पर रख देते हैं 1², ये है 7x⁵, तो 7 × 1⁵, 1/7 × 1⁵ × 7 × 1।
अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जब हम ये 7 और ये 7 काट देंगे, क्योंकि ये ऊपर है वो नीचे है, ये x है, सॉरी 1 है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी 1 1 का 3 बार गुणा किया जा रहा है, तो 1 को चाहे जितने बार गुणा कर दो आएगा सदैव 1। ये 1 की पावर 5 है तो ये 1 ही होगा। 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। 1 की पावर चाहे जितनी कर दो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा 1 7 8 8 1 9, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आपके सामने 9 आ गया। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि इसमें इतना सारा हौच पौच है प्रश्न के अंदर। लेकिन अगर आपने एक सीरियल से करना शुरू किया, एक एक बिंदु पर आपने अच्छे से ध्यान दिया, तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता। और ये आता भी है तो सिर्फ 1 नंबर का आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप कर लेंगे तो ये मान के चलिए आपका 1 नंबर कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 + 3x दूसरे ब्रैकेट में 7 - 3x। ये तो वही फॉर्मूला हो गया a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर जो सूत्र लगा था a² - b² बराबर a + b और a - b, तो वही यहाँ पर हमने लगा दिया 7 का स्क्वायर - 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? अब इसको खोल लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। 7 का स्क्वायर किया 49 और 3x² को जब हम खोलेंगे तो हो जाएगा 3 × 9 और x², 9x²। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है कि 3:2 का अनुपात दिया, सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है, लेकिन अनुपात दे रखा है 3:2। दूसरी बात यहां पर है कि खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 1.5 हेक्टेयर, यानी क्षेत्रफल दे रखा है 3:2 अनुपात दे रखा है, तो हम लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि खेत के चारों ओर मेड़ बनवानी जा रही है। खेत के चारों ओर का मतलब क्या है कि ये यहां पर इस पर केवल बनाई जा रही है। ठीक है, तो इससे आपको कुछ समझ में आया क्या कि चारों ओर का मतलब है कि यहां पर परिमाप की बात हो रही, यहां पर क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, यहां पर परिमाप की बात हो रही है। जब हमें परिमाप पता चल जाएगा तो हमें यह पता चल गया कि इस चारों ओर इसकी कितनी लंबाई है। ठीक है, तो ये चीज पता हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें हम 1.5 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे और मेड़ बनवाने का खर्च निकल आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए क्या? लंबाई और चौड़ाई, तभी तो हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? मान लेते हैं खेत की लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। ऐसा क्यों माना? क्योंकि यहां पर देखिए 3:2 का अनुपात दे रखा है लंबाई और चौड़ाई में, तो इसको अगर हम 3x मानेंगे तो इसको 2x मानेंगे। वही हमने यहाँ किया, खेत की लंबाई और चौड़ाई 3x और 2x मान ली। अब बात करें क्षेत्रफल की, खेत का जो क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो 1.5 हेक्टेयर में कितना होगा? 1.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल आपके सामने है। अब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई वाला फॉर्मूला, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने लगा दिया। लंबाई आपने मानी थी 3x, चौड़ाई मानी थी 2x और क्षेत्रफल बराबर 15,000 निकल के आ ही चुका है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने जो लंबाई है और चौड़ाई वो दोनों निकल आएंगे। देखिए इसको 3x × 2x यानी 3 दूना 6x²। अब ये 6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 15,000/6। 15,000/6 आएगा तो ये डिवाइड होके आया 2500। ठीक है, क्योंकि ये काटेंगे 150 को काटेंगे तो आएगा 25 और ये 2 0। x² बराबर 2500, तो x बराबर 2500 √ लग जाएगा। जब आपको मालूम है कि 2500 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि 25 का होता है 5 और 00 में 1 0 ले लेंगे। मैंने बताया था ना, जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो दाईं तरफ से 2 के जोड़े बना लीजिए। ये 2 के जोड़े बना लिए। 25 का होता है 5, ये 00 में से 1 0 ले लेते हैं तो 50 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 निकल के आ गई। अब लंबाई को हमने 3x माना था तो 3 × 50 बराबर 150 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई को हमने 2x माना था तो 50 × 2 बराबर 100 मीटर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई निकल गई। अब हमें खेत के चारों ओर मेड़ बनाना है। तो चारों ओर मेड़ बनाना, तो सबसे पहले हमें वो
पता होना चाहिए ना कि कितनी चारों ओर उसकी लंबाई है, तो उसको पता लगाने के लिए हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप से हमें यह पता चल जाएगा कि चारों ओर कितनी मेड़ बनवानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कितनी मेड़ बनवानी, फिर उसके बाद हम उसका खर्चा देते हैं। खेत का परिमाप हम निकालेंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L प्लस बी मतलब L बराबर 150, B यानी चौड़ाई बराबर 100। तो दोनों को जोड़ा या 250 और 2 से गुणा किया तो हो गया 500 मीटर। यानी खेत का जो परिमाप है वो निकल के आ गया 500 मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा है 1.5 रुपया, तो 500 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं मेड़ बनवाने का खर्च कितना होगा, 500 मीटर गुणे 1.5 बराबर 750 रुपये। तो ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने लंबाई और चौड़ाई निकाली क्षेत्रफल के माध्यम से, फिर लंबाई और चौड़ाई से हमने क्या निकाला, हमने निकाल लिया खेत का परिमाप। क्योंकि परिमाप हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ चारों ओर की बात हो रही, ठीक है। अभी अगर ये बोल देते कि इस पूरे खेत में हमें क्या, मान लीजिए हमें घास बिछवानी है पूरे खेत में, तब हमें क्या करना होता, तब हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती। लेकिन यहां पर अभी क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें चारों ओर जरूरत है। तो जब चारों ओर की बात होती है तो वहां पर हमें परिमाप की बात करनी होती है। तो परिमाप निकाल लिया। अब 1 मीटर का खर्चा है 1.5 रुपया, तो 500 मीटर का हमने यहां पर खर्चा निकाल लिया, मेड़ बनवाने का खर्च निकल आया। ये चीज क्लियर। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या है। बॉर्ड मॉस का नियम यहां पर फॉलो होगा क्योंकि ढेर सारे ब्रैकेट्स हैं और ढेर सारे चिन्ह हैं। 15 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस बार ब्रैकेट 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस -3 गुणे -6। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर अंदर की चीजें सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। 15 हमने ऐसे ही लिख लिया, माइनस -3 ऐसे ही लिख लिया, 4 माइनस, अब यहां पर ये जो ब्रैकेट है 6 माइनस 2, सबसे पहले ये सबसे छोटा होता है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते। 6 माइनस 2 होता है 4, ये लिख दिया 4, डिवाइड 3 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस, अब यहां पर ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है और दोनों के बीच में लगा है मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 3 छंग होता 18, और यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस हो गया 18। ये 5 पहले से है और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो प्लस का 18 आया, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखिए 15 माइनस -3, अब ये 4 माइनस 4 आ गया, तो 4 माइनस 4 कितना होता है, 0 होता है। ये चीज समझ में आ गई, तो ये 0 हो गया, और 18 और 5 मिलके हो गया 23, दोनों को जोड़ दिया 23 आ गया। अब 23 तियां होता है 69, ये रहा 69, और -3 का जब 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, क्योंकि आप किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहां पर आपके सामने जो इक्वेशन बनी हुई है 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 69, अब अगर 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर दो तो वो जो संख्या होगी वो 0 आएगी। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो संख्या 0 हो जाती। तो ये सब आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। 0 में अगर किसी से भाग दिया तब भी 0, 0 से अगर किसी को गुणा किया तब भी 0, ये दो चीजें क्लियर रखिएगा। अब 15 माइनस 0 आ गया, तो 15 माइनस 0 होगा आपका 15। तो यहां पर जो इसका फाइनल उत्तर आ गया आप यहां देख सकते हैं कि इसका उत्तर आया 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत वैसे नहीं है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h L प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया। h मतलब ऊंचाई, L मतलब लंबाई, b फॉर मतलब चौड़ाई। तो h यहां पर 6 दे रखा है तो 6 रख दिया, लंबाई 4 दे रखा है और चौड़ाई दे रखी है 3.5। 4 और 3.5 को जोड़ देंगे तो आएगा 7.5, 6 दूना हो गया 12। अब 12 का 7.5 में गुणा कर दीजिए तो आपको मालूम कितना आना चाहिए, 90 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो आपके सामने निकल के आ गया 90 वर्ग मीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। प्रबोध ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे तभी शायद आप ध्यान से उस उत्तर को कर पाएंगे, और 1/5 भाग अपनी पुत्री को दिया तथा शेष भाग
मतलब अपने पुत्र को 1/3 भाग दे दिया, फिर उसके बाद अपने पुत्री को 1/5 भाग दे दिया, उसके बाद अगर कुछ बचा है तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया। अब उसने पत्नी को जो भाग दिया उसकी जो वैल्यू है वो है 42,000 रुपए। तो आपको यह बताना है कि प्रबोध की कुल संपत्ति कितनी थी। तो यहां पर जैसे जैसे प्रश्न में दिया है वैसे वैसे हमें करना होगा। यहां पर हम क्या, प्रबोध की कुल जो संपत्ति है उसमें से 1/3 भाग और 1/5 भाग को घटा दीजिए और जो शेष भाग बचेगा उसको 42,000 के बराबर रख दीजिए। कैसे करेंगे देखते हैं। माना प्रबोध की संपत्ति है x, अब उसने पुत्र को कितना दिया, 1/3 भाग दिया, तो x इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा आपका x/3। पुत्री को जो भाग दिया 1/5 भाग दिया है तो x इंटू 1/5, तो इसका जो भाग हो गया x/5। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट नीचे कमेंट में बताइए, मैं इसको आपको बाद में क्लियर भी कर दूंगा। क्योंकि 1/3 भाग दे रहे हैं तो x इंटू 1/3, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी, मान लीजिए किसी को 2 भाग दे रहे हैं, 2 भाग दे रहे हैं किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग 2x कर देते हैं ना, यानी 2 गुना अगर किसी को दे रहे हैं तो 2x कर देते हैं। अब यहां पर बोल रहे हैं कि 1/3 भाग दे रहे हैं तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जैसे वहां पर 2 गुना में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1/3 भाग में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पत्नी को शेष भाग दे रहे हैं, यानी कुल संपत्ति है x और x/3 और x/5, तो वो अपने पुत्र और पुत्री को दे चुका है, यानी उसको माइनस करना पड़ेगा, -x/3 माइनस x/5। और पत्नी को मिला कितना है, 42,000 मिला, तो यानी इन सबको घटा के 42,000 के बराबर रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसका आप लासा निकाल लीजिए, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, 1, 3 और 5 का लासा निकालेंगे, आएगा 15। 1 गुणे 15, 15 1 कम 15, तो यहाँ पर 15x आ गया। 3 पचे 15, तो 5x ऊपर लिख दिया। 5 तिया 15, तो 3x ऊपर लिख दिया। तो 15x माइनस 5x माइनस 3x। अब -5 -3 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -8, और ये जो 15 डिवाइड में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 42,000 इंटू 15 हो जाएगा। 15x माइनस 8x हो जाएगा 7x। अब इस 7 को आप बराबर के उस तरफ भेजिए, यानी ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 7x जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये हो गया डिवाइड में, तो आप इसको सॉल्व करें, 7 छंग 42 यानी 6,000 इंटू 15, ये आ गया x की वैल्यू आपकी 90,000 आ गई। यानी जो प्रबोध कुमार के पास कुल संपत्ति थी वो थी 90,000। उम्मीद करता हूं कि ये तो आसानी से प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम उसका सलूशन आपको जरूर देंगे। बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का जो प्रश्न है 15.625 का घनमूल ज्ञात करो। आपका जो ऑप्शन है 2.5, 0.25 या फिर 2.05 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये 15 प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।